Hello 90s, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So as promised, आपका पहला लेक्चर आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लोग आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे उसका एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, बिगिन करते हैं अपने लेक्चर को हम लोग। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे आपसे बोला था, ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमें आपके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे, ताकि आप लोग आपस में इंटरेक्ट कर सको और मुझसे भी अपने डाउट्स का रेजोल्यूशन ले सको। ठीक है, जल्दी से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ आप आपस में भी बात कर सकते हो और मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हमारा पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। जब पर मैंने आपको 3 कंडीशंस दी थी: ट्रस्ट, सपोर्ट और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी रखिए, सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को और ट्रस्ट बना के रखो। इस बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करी लेक्चर की, और कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। ठीक है, और मैंने जैसा कि कहा था, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से करवाओ। आपके हर एक की फैमिली में 2 to 3 डिवाइसेस तो होंगे ही, मल्टीपल आईडीज होंगी जीमेल की। आप उसे सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और जल्दी जल्दी एक काम करो, लाइक बटन को दबा दो और कमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो। स्टार्ट करें? क्या हम 10 सेकंड वेट कर लें जब तक आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो? चलो वेट कर लेते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सो वी आर स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। आपने जो भी अब तक पढ़ा है, वन फर्स्ट टू एट्थ, मतलब कुछ भी आपने साइंस में पढ़ा है, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन, या फिर आपने सिक्स टू एट्थ में पढ़ा है, आप उस सबको याद रखो या ना रखो, मुझे मतलब नहीं है। हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करें। वी आर स्टार्टिंग entirely from the beginning. Okay, if your concepts are weak, if you are unable to recall anything, if you are unable to remember anything, it doesn't matter at all. You can attend this lecture. We are starting from the very basic. What is chemistry? And what's the need to specify a branch of science as chemistry? हम लोगों ने सिर्फ एक साइंस ही क्यों नहीं पढ़ लिया, हमने साइंस में कैटेगरी क्यों बनाई केमिस्ट्री। और 11th में जाएंगे तो जो है क्लासिफिकेशन, इसका केमिस्ट्री का भी बाइफर्केशन हो जाएगा 3 में। और हम कॉलेज लेवल पर जाएंगे तो उसका भी बाइफर्केशन हो जाएगा फर्दर। तो क्या है केमिस्ट्री, उसके बारे में जानते हैं। सब लोगों ने हैरी पॉटर तो देखा होगा, आई थिंक के बहुत सारे पॉटर हेड्स भी होंगे यहाँ पे, जो कि एक्सपेक्टो पेट्रोनम, और जो पूरा जो विज़र्ड वाला जो आपको फील है, बहुत लोगों की फेवरेट होगी जेके रोलिंग। ठीक है, मतलब मैं बताऊँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे टाइम का है जेके रोलिंग का, मतलब देखना मूवीज़ और नॉवेल्स भी, है ना। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री क्या है, मतलब अगर मैं केमिस्ट्री को बोलूँ ना, तो ये एक मैजिक पोशन की तरह है। जैसे प्रोफेसर स्नेप था वहाँ पे, जो जो पोशंस की क्लास लेते थे, वैसे ही ये एक मैजिक पोशन है, एक अजूबा है, एक मैं कहूँगा वंडर है, जिससे हम अपनी और अपने आसपास की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं और जो पानी हम पीते हैं, वहाँ से लेकर हम अपनी आँखें घुमाएँ पूरी चारों तरफ, वहाँ पर हमें हर जगह ही केमिस्ट्री और उसके एप्लीकेशंस मिलेंगे। आप लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, लड़कियाँ स्पेशली आईलाइनर, काजल, मस्कारा, ठीक है? आप अपनी बॉटल्स यूज़ करते हो पानी पीने की, टिफ़िन्स यूज़ करते हो, आप लोग एयर ब्रीथ करते हो, पानी पीते हो, हर जगह आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। अगर आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हो इस वीडियो को, वो स्क्रीन में आपके जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ हुए हैं, आपके जिस डिवाइस के अंदर जो स्क्रीन्स हैं, से स्क्रीन्स के फॉर्मेशन है, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये एक केमिस्ट्री की अलग से ब्रांच है, ये केमिस्ट्री का, ये जो है साइंस की अलग से ब्रांच है, ये साइंस का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है? केमिस्ट्री बेसिकली एक मैटर की स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? मैटर की स्टडी है। अब मैटर क्या होता है? अब वो डेफिनेशन मत देने लग जाना, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। डोंट गो, ये बुकिश स्टफ जो है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। कि बिल्कुल, मतलब अगर वो वाले टीचर्स होते हैं ना कि बुकिश ही लिखना है पूरा, वरना काट देंगे हम, ज़ीरो दे देंगे। प्लीज़,
नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। कहाँ ले जाओगे इन नंबरों को? तो देखो, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक स्टडी है मैटर की। हमने केमिस्ट्री को अलग ब्रांच में क्यों रखा? क्योंकि हम लोग मैटर को स्टडी करना चाहते थे। मतलब हम लोग उन चीज़ों को स्टडी करना चाहते थे जो हमें अफ़ेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि चीज़ों की कॉम्पोज़िशन से रिलेट करती है। फिज़िक्स और बायोलॉजी इन चीज़ों से रिलेट नहीं करती। इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही आपकी और ब्रांचेज़ भी हो जाती हैं, सब ब्रांचेज़ भी हो जाती हैं, जियोलॉजी भी आ जाती है, हाइड्रोलॉजी भी आ जाती है। पर हम लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री को। यहाँ पर हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, यहाँ हम लोग चीज़ों की कॉम्पोज़िशन की स्टडी करते हैं। कहाँ से? हम लोग सीधा रूट लेवल से, सीधा बेस लेवल से स्टडी करते हैं, जो कि होता है हमारा एटम। और ये एटम होता क्या है? ये एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है? इस पर अलग-अलग थ्योरीज़ दी गई अलग-अलग लोगों के द्वारा। हमारे जो हैं महर्षि कन्नड़ थे। आपको मैं बता दूँ, आप लोग अगर अपीलिंग आपको अगर फ़ैसिनेट करती है ना फ़ॉरेन की, अब्रॉड की चीज़ें, प्लीज़ अपने देश की चीज़ों को जानो। Try to learn the beauty of a culture and the richness of our heritage. Okay, our scientists, our sages were far more intelligent than the Western world, but we didn't care and we didn't respect them. Today, your homework is you will find out who got the Nobel Prize from India for the very first time. इंडिया से पहला नोबेल लॉरेट कौन था और उन्हें नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था और किस फील्ड में मिला था? ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है? इंडिया में लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज है वो कौन से ईयर में दिया गया है, वो भी मैं मुझे बताएंगे। ठीक है? तो महर्षि कर्णन थे जिन्होंने अणु और परमाणु इस तरह से रिलेट किया था एटम को। ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह। बाद में डाल्टन चाचा आए। डाल्टन चाचा ने अपनी थ्योरीज दी। ठीक है? बाद में हमारे को न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सब के बारे में पता चला। अलग-अलग मॉडल्स आए, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, ये सब हम पढ़ते हैं और ये सब हमारा इस समय रिलेशन में नहीं है। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आई थिंक वो चैप्टर 4 है शायद। जब हम वो पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देख लेंगे। लेकिन आज हमारा क्या है, केमिस्ट्री का बेस जानना है, केमिस्ट्री की रूट्स जानना है। और रूट्स बनती हैं हमारी किससे? रूट्स बनती हैं एटम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और क्या? कंपाउंड। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये चारों में अंतर भी होता है। हैं? इसमें अंतर भी होता है? मुझे तो लग रहा था कि ये चीज़ें सेम ही होती हैं। तो पहले हम इनके बीच में अंतर जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले एटम के बारे में बात करूँ। एटम क्या होता है? एटम मैं बोलूँगा किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्या? प्रोटीन्स। ऐसे ही किसी भी इमारत की नींव, मतलब एक फाउंडेशन, अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की फाउंडेशन बनती है, वैसे ही ये जो होता है, हर एक पार्टिकल की फाउंडेशन होती है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। ठीक है? एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और एक बाहर होते हैं इसके ऑर्बिट्स या शेल्स। आपके लेवल पर इतना ही जाना सही है। इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बाहर कौन घूम रहा होता है? बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं। अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो एटम के जो इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज है और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हें हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर Z से। और फिर होता है एक मास नंबर A। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है? तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम A माइनस Z कर देते हैं। ये आप लोग क्लास 8th में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है? अब आती है बात एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके एक प्योर सब्सटेंस को जन्म देते हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट।
ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम जो होता है वो वही प्रॉपर्टी रखता है जो एक एलिमेंट की होती है। सपोज करो एक पराठा है या एक पिज्जा है। पिज्जा अगर आपका कोई भी है, जैसे मार्गरेटा है या आपका फार्म हाउस है या कोई भी है, जो एक स्लाइस होगा पिज्जा का, उसमें जो फ्लेवर आ रहा होगा वही पूरे पिज्जा में फ्लेवर आ रहा होगा। जो आपको फ्लेवर एक स्लाइस में मिलेगा, इस वाले स्लाइस में मिलेगा, वो ही बाकी के में मिलेगा ना। तो ये से मानो एटम, ये एक एटम है और ये एक एलिमेंट है। तो जो एटम में फ्लेवर होगा वही पूरे एलिमेंट में फ्लेवर होगा। और जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से बनता है, वन ही टाइप का एटम होता है, वन ही। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है टिल डेट। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, इनके अंदर एक ही टाइप का एटम है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एक एलिमेंट है, फ्लोरीन के एलिमेंट के अंदर सारे फ्लोरीन के ही एक ही टाइप के एटम्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे सपोज करो H2O है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। N2 है, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टुगेदर। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में सेम टाइप के हैं लेकिन H2O में डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा, अरे मैंने एलिमेंट बोल दिया, सॉरी, एटम्स। ये क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने मिक्स पिज्जा बना मंगाया, तो ये आपका ये चारों स्लाइस आपकी चीज वाली ही हो सकती हैं, या फिर हो सकता है आपने कॉम्बो अलग मंगा लिया हो। ये आपकी कैप्सिकम हो, ये आपका चीज हो, ये आपका टमाटो हो, ये आपका ऑनियन हो। ठीक है, तो डिफर करता है। अब बात करते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के अंदर हमारे एलिमेंट्स अलग होते हैं, I'm सॉरी, एटम्स अलग होते हैं। Two or more than two atoms combine together result in the formation of a compound, और वो अलग होते हैं। जैसे कि कंपाउंड क्या होता है, NaCl। NaCl इज अ कंपाउंड। और ये जो कंबाइन करते हैं तो एटम्स जो है कंपाउंड के अंदर, वो एक फिक्स्ड रेशियो में करते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वो उसके इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी से अलग होगी। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, इनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है इनके कॉम्बिनेशन NaCl से। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से अलग होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। इट इज नॉट द सेम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ भी डाउट है तो आप पुट अप कर सकते हैं, इसका आपको जानना बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, एटम जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी पार्टिकल की, जो कि ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एटम, एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल में एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। और कंपाउंड के अंदर अलग टाइप के एटम्स होते हैं जो कि एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, अब बात आती है आपकी आगे की। आई होप मैं आगे चल सकता हूँ, है ना। ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में हमें ये चीजें पढ़नी है। और मैं बता दूं, 8 तक आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। 9 से बोर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। बोर्ड में जो आता है वो बोर्ड आपकी बुक के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ में स्कोप ऑफ द सिलेबस करके देता है, वो ही हमें पढ़ना होता है। ये आपका सिलेबस है, इसमें आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये बोर्ड के जो है थ्रू रिकमेंडेड है, ये किसी ने बनाया नहीं है। जो बोर्ड देगा, जो काउंसिल देगा, वही हमें फॉलो करना है। आपका है सिंबल्स, हमें सिंबल्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन क्या होती है सिंबल्स की, अलग अलग सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। फिर हम वैलेंसी के बारे में जानेंगे, वैलेंसी के लिए कंबाइन करके मेटल्स नॉन मेटल्स में किस तरह से वेरिएशन होते हैं, मोनो डाई ट्राई, इन सब के बारे में जानेंगे। टेट्रावैलेंट तक आपके सिलेबस में है, वैसे तो +6 +7 ये भी होती हैं, और आपके में टेट्रावैलेंट तक सिलेबस में है, तो हम लोग सिर्फ +4 और -4 तक जानेंगे। ठीक है। रेडिकल्स, रेडिकल फॉर्मूला एंड वैलेंसीज, कंपाउंड्स, नेम एंड फॉर्मूले, इतना आज हम पोर्शन करने वाले हैं। बाकी का पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशंस देखेंगे। ये केमिकल इक्वेशंस में आपके
3 से 4 तरह की हैं। एक रिएक्टेंट और 2 से 3 प्रोडक्ट, ये हो गए कौन सी हो गई आपकी डिकम्पोजिशन की। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हमने हीट किया तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया और CO2 दे दी, रिलीज कर दी। ये क्या हो गया, एक रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो गए। इस टाइप की देखेंगे केमिकल इक्वेशन। 2 रिएक्टेंट्स और 1 प्रोडक्ट कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। जैसे सपोज करो H2 + Cl2, इसने दे दिया हमारे को कंबाइन करके 2HCl। तो ये कैसी हो गई हमारी रिएक्शन, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन। तो देखो 2 या 2 से ज्यादा थे, उसने एक प्रोडक्ट दिया है HCl। 2 रिएक्टेंट्स और 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए। जैसे सपोज करो आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए बी सी डी के संग कंबाइन करता है तो ये हमारे को AC + BD दे देता है, इस टाइप की। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। 2 रिएक्टेंट्स और 3 से 4 प्रोडक्ट्स मिल गए। सपोज करो किसी भी जो है रिएक्टेंट की सपोज करो NaCl वगैरह की H2SO4 से किसी भी एसिड से रिएक्शन हो गई या अल्कली से रिएक्शन हो गई तो हम लोग कर देते हैं। फिर है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आपका हिट एंड ट्राई मेथड है। आपको बताना है कि जैसे सपोज करो आपको ये नहीं पता, अगर मैं आपको दे दूं N2 + H2, अगर मैं आपको दे दूं और ये यहाँ पर लिख दूं मैं NH3, अगर आपको रटा हुआ होगा कि इसमें किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं तो बात अलग है, वरना आपको टाइम लगेगा इसमें बताने में। जैसे दो यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 6, तो यहाँ 2 है, इसे 6 कैसे करें, तो यहाँ 3 लगा देंगे। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये हिट एंड ट्रायल था, मेरे को नहीं पता कैसे होगी, मैंने तो बस एक हिट एंड ट्रायल कराई, फिट कर रही है अपनी इक्वेशन, और मेरी जो है आपने फिट हो गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास और इसके बाद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे और परसेंटेज कैलकुलेशन कंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे। इतना काम हमें करना है। लेकिन आज हम कहाँ तक करेंगे, आज हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा हम आपके ऊपर बोझा नहीं डालेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं आपको बोर ना करूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ ताकि सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और वीडियो को यार देख लेना, बता रहा हूँ आपको, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आप 10th के किसी भी लेक्चर को जो मेरी इस वीडियो है उसमें देख लेना और आप क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना जो आपके बोर्ड्स में आया हुआ हो 10th का, किसी भी सीनियर से ले लेना, काउंसिल की वेबसाइट से ले लेना, मुझसे मांग लेना। आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10th में भी और 12th में भी, एज इट इज। कहोगे तो मैं मैच करके दिखा दूंगा कि देखो ये वाले दिन मैंने इस टाइम को, इस डेट को इस टाइम पे पढ़ाया था ये वाला, और आपके पेपर में आया हुआ है। तो प्लीज टेक इट सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, प्लीज। मूविंग ऑन विद आवर सिलेबस। तो मैंने आपको आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या बता दिया, मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया। केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने आपको क्या बता दिया, आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है आपके सिलेबस में, अब जो है ना एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी, उसके बारे में जान लेते हैं जरा। एटॉमिसिटी, अच्छा अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं इस क्लास में नोट्स नहीं बनवाता। टू बी वेरी क्लियर, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करता है वो आपकी बुक पढ़ने की आदत को खराब कर रहा है। और ट्रस्ट मी, मैंने भी अपने टाइम पे पूरी बुक्स रीड करी हैं, सिर्फ नोट्स से काम नहीं किया, क्योंकि नोट्स आपको सिर्फ एक जिस्ट दे देते हैं चैप्टर की, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप नहीं करते। 12th, ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव लेवल, सब जगह पे बुक्स पढ़ना मैंडेटरी होता है। अगर कोई कह रहा है मेरे नोट से काम हो जाएगा तो उसने हर चीज को आपको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको जेई और नीट के लिए भी बता रहा हूँ ये वाली बात, आपको वहां भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट्स में नहीं कवर होते। मैं आपको रेप्यूटेड कोचिंग की भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वो वाली आदत नहीं डलाऊंगा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं और उसके बाद आप बुक ना पढ़ो और उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाए या आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। देखो, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से हम क्या समझते हैं उसकी बात कर लेते हैं।
कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं उस पर्टिकुलर चीज के, वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। सो आई कैन डिफाइन एटॉमिसिटी एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सिमिलर काइंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, या फिर इन अ मॉलिक्यूल ही बात कर लेते हैं, इन अ मॉलिक्यूल, इस तरह से बात कर लेते हैं, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड रहने दो, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कह दो, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। सपोज करो हमारा N2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। क्यों होगी 2? क्योंकि ये डाई एटमिक है, इसमें 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, तो मैं इसे कहूंगा ये डाई एटमिक है। यहाँ हम एटॉमिसिटी कहते हैं पर यहाँ हम एटमिक कहते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। नियॉन है, ये आपकी कैसी है? ये मोनो एटॉमिक है, क्योंकि इसके पास, ये मोनो एटमिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एटम है। ठीक है। ऑक्सीजन है, डाई एटमिक गैस है, ये डाई एटॉमिक गैस है, जो भी आप बोलना चाहो, डाई एटमिक गैस है या डाई एटॉमिक गैस है। ओजोन कैसी है? ट्राई एटमिक है। फास्फोरस P4 की तरह एग्जिस्ट करता है नेचर में। आपको पढ़ते तो होगे एटॉमिक नंबर 15 पर फास्फोरस P, पर ये एग्जिस्ट जो करता है नेचर के अंदर वो P4 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्या है, कैसा है ये? टेट्रा एटमिक है। सल्फर एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है नेचर में, एटॉमिक नंबर 16 सल्फर एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है। तो कैसा है ये? ऑक्टा एटॉमिक है, ये ऑक्टा एटमिक है। ठीक है, तो इस तरह से कितने एटम्स एक तरह के हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े तो उसके बाद आ जाती है आपकी बात डाल्टन पे। जॉन डाल्टन, दो लोगों का आपकी जिंदगी को दुखी बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। एक थे डाल्टन चाचा और एक थे बर्जीलियस मामा। डाल्टन चाचा और बर्जीलियस मामा, इन्होंने आपकी ज़िंदगी को कठिन बनाने के लिए, डिफ़िकल्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आइए जानते हैं किस तरीके से। पहले इन दोनों की शक्ल को ध्यान से देख लेना, बिल्कुल ध्यान से। यही हैं, मैं नहीं हूँ, यही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को दुखी बना रहे हैं। देखो भैया, ये हैं डाल्टन चाचा, इनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने तो अपनी एटॉमिक थ्योरी भी दी है, वो हमें पढ़नी पड़ती है उसके पोस्टुलेट, और दी तो दी, गलत दे दी, उसके ड्रॉबैक भी थे। इन्होंने कह दिया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, लेकिन एटम तो डिविजिबल हो जाता है आगे जाके। तो इन्होंने दी तो दी और गलत भी दे दी, तो हमें वो भी पढ़नी पड़ी और उसके ड्रॉबैक भी पढ़ने पड़े, फिर उन्हें सही भी पढ़नी पड़ी। और ये है बर्जीलियस मामा, ये है बर्जीलियस मामा। इनका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान रहा है। His contribution, he has made a remarkable contribution in the field of organic chemistry. Okay, he gave vital force theory. It is not in your syllabus, but I am telling just for your information. He gave the most important vital force theory that led to the starting of a new branch of chemistry, that is organic chemistry, which is the chemistry of the element with atomic number 6, that is carbon, and its family members. Okay, इनके ही प्रयासों से, इनके ही एफर्ट्स से हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी ब्रांच देख रहे हैं और उसके मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, एक थे डाल्टन और एक थे बर्जीलियस। अब इनके बारे में बता देता हूँ क्या क्या किया इन्होंने। इन्होंने 1600 से पहले, अगर मैं 1600 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सिंबल्स देते थे लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज करो सिल्वर को वो ऐसे चांद से रिप्रेजेंट करते थे, अर्थ को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आगे है डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया?
ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, किसी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, किसी एलिमेंट को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया एलिमेंट्स को जो है सिंबल देने का। उसके बाद एक थे बर्जीलियस, उन्होंने क्या कहा, बर्जीलियस ने कहा एक काम करो, एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटलाइज कर दो और उसी को हम सिंबल मान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H ले लो, ऑक्सीजन का O ले लो, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम नंबर कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहीं कहीं पे तो ये बात ठीक बैठ गई, जैसे हाइड्रोजन के लिए ठीक बैठ गई, ऑक्सीजन के लिए ठीक बैठ गई, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए ये चीज मैच नहीं करी। उसके बाद आया बेसिस IUPAC का। आज हम जो यूज करते हैं वो कन्वेंशन एज पर IUPAC करते हैं, जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके कन्वेंशंस को हम लोग यूज करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स। सिंबल्स को यूज करते हैं, एक तरीका हो गया आइडेंटिफिकेशन का एलिमेंट का, जो कि रिकग्नाइज्ड होगा ग्लोबली। क्यों? क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जो है एलिमेंट्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। जैसे मैग्नीशियम है, जिसे आप मैग्नीशियम भी बोलते हो, उसे कहीं पर मैग्नीशिया कहते थे, कहीं पर कुछ मैग्नीशियो कहते थे। तो इस तरीके से अलग अलग रिकग्निशन देने थे। तो एक यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए IUPAC ने सिंबल्स का यूज करना शुरू किया, और आज जो हम यूज कर रहे हैं वो इन्हीं सिंबल्स की देन है। इसमें जैकोब्स नाम के एक इंसान का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अलग अलग सिंबल्स क्या रहे हैं, और इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के अलावा लैटिन में भी अलग एक रिकग्निशन मिली हुई है, उसे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश से मैच नहीं कर रहे थे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, देखो ये रहा। इस तरीके से सिंबल्स आपको ये सारे याद होने चाहिए। आपको 1 to 20 सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सीक्वेंस, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 8 तक पढ़ चुके हो, वो आपको सबके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप याद कर लीजिएगा, निकालना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को लैटिन में कहते हैं ऑरम, इसका सिंबल होता है AU। अब गोल्ड के लिए G लिख देते, पर G नहीं यूज किया गया, गोल्ड का लैटिन में ऑरम कहते थे, इसलिए हमने AU यूज किया। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज फेल हो गई। सिल्वर को अर्जेंटम कहते थे, इसलिए हमने AG यूज किया सिल्वर के लिए। मर्करी को हाइड्रार्गैरम कहते थे, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए HG यूज किया। कॉपर को क्यूप्रम कहते थे, तो हमने Cu यूज किया। लेड को प्लम्बम कहते थे, तो हमने Pb यूज किया है। सिमिलरली आयरन को फेरम, Fe, सोडियम को नेट्रियम, Na, पोटासियम को कैलियम, K, टिन को स्टैनम, Sn, एंटीमनी, Sb एंड टंगस्टन, W फॉर वोल्फ्रम। ठीक है, अगर मुझसे पूछोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं कहूंगा सोडियम और जो है पोटासियम, इसको छोड़ के सारे आपको याद होने चाहिए मुंह जुबानी। ठीक है, अगर आपसे नींद में भी पूछूं तो आपको आनी चाहिए, इतना आपको होना चाहिए। याद कैसे करोगे? जैसे गोल्ड है, गोल्ड को देख के लोग कैसे हो जाते हैं, ऑस्ट्रक हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो ऑ, AU। सिल्वर, सिल्वर कौन यूज कर रहा है, लेडीज यूज कर रही हैं, लेडीज क्या कहती हैं, AG। हस्बैंड को कैसे बुलाती है, AG करके, तो AG। मरकरी, मरकरी को कैसे याद करेंगे, HG से, मरकरी, मरकरी, कड़ी मर गई। कॉपर, मतलब इस तरीके से आप कन्वेंशन बना के अपने नोटेशन बना के कैसे भी याद कर सकते हो, आपको याद करना आना चाहिए। ठीक है ना, प्लम्बर आया, लेड लेके आया, इस तरह से प्लम्बर भी याद कर लो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वाली टेबल याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हैं कुछ और एलिमेंट्स जिनकी आपको सिंबल्स और नाम इनके इंग्लिश में ही है, लैटिन में नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बता ही दिया है कि सिंबल्स जो होती हैं आपकी एब्रिविएशन है ये पूरे एलिमेंट के लिए, बी इट इन इंग्लिश और बी इट इन लैटिन, डजंट मैटर, उसके लिए आपकी एक एब्रिविएशन दी गई है जो आपको बाय हार्ट होने आनी चाहिए। ठीक है,
अब सिंबल क्या बताता है? सिंबल हमारे को एलिमेंट का नाम बता देता है, एटम के बारे में बता देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए मैंने एन यूज किया तो उसने बता दिया, एन से मुझे पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन है। एन अकेला है तो मुझे पता चल रहा है कि ये मोनोएटॉमिक है। और एन के अंदर अगर मैं टेबल याद कर लूँ सीक्वेंस की, तो मुझे पता है कि एन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 714 इस तरह से होती है, जिससे हम 284 इस तरीके से हम लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, बताना। नहीं, यही तो मैं देखना चाह रहा था। इस ये तो मास नंबर से है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से लिखते हैं। 7 है तो इसकी केस क्या हो जाएगी, 2,5 हो जाएगी इसकी। इसकी जो है -3 इसकी क्या है, वैलेंसी है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर, बेरियम, आर्सेनिक, प्लैटिनम, रेडियम, ये सब आना चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ रेडियम में एक रेडियम है, एक रेडॉन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी बेरियम में कोई कंफ्यूज नहीं होगे। यूरेनियम में यू आर मत लिख देना, यू अकेला है यूरेनियम का। ठीक है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम में जी एम या जी आर मत लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम में बच्चे सी एच लिख देते हैं, सी आर होता है क्रोमियम। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन में जैसे क्लोरीन में Cl लिख रहे हैं, जैसे फ्लोरीन में Fl मत लिख देना, याद रखना। ब्रोमीन में Br, आयोडीन में I, कार्बन का C, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। आर्सेनिक में बच्चे Ar लिख देते हैं, Ar नहीं होता, इसका As होता है, ये याद रखना। हीलियम के He, नियोन के Ne, आर्गन का Ar। ठीक है, Ag मत लिख देना आर्गन का। अगर मुझसे पूछोगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब याद तो सारे ही करने हैं क्योंकि सिलेबस में सारे ही मेंशन्ड हैं। अगर मुझसे पूछोगे क्या याद करने हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाले 1 to 20 वाले। ये तो बाय हार्ट होने चाहिए आपको। बाकी आपकी मेमोरी, आपकी पोटेंशियल पे है, आप कितना याद कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सारे याद करने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके 1 to 20 वाले हैं, ये वाली बात याद रखना। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका हम चर्चा कर रहे थे। ये है हमारी वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्या भला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट है, सपोज करो सोडियम 1123। ये जो है, इसका एटॉमिक नंबर है, जैसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड इसका क्या है 11। इसका ए क्या है 23। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 11। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं ए माइनस जेड, दैट इज 12। ठीक है, इतनी बात हो गई। और क्या निकालूं इसकी कहानी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ 11 से 281। ये हो गई। शेल की बात करूँ तो मैं इसके लिख देता हूँ के एल एम, ये 3 शेल हो गए इसके अंदर। ठीक है, अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना हो तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखूंगा। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बनाऊंगा, जिसमें मैं 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन लिखूंगा। उसके बाद मैं इस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, उसके बाद मैं 1 लगाऊंगा, उसमें मैं 8 भरूंगा इस तरीके से। और उसके बाद में एक और लगाऊंगा। एक मिनट, ओवरलैप कर लिया। ये बस यही दिक्कत है इस पर लिखने की। नहीं बन पा रहा यार, ठीक है, मैं समझ जाना है ना। यहाँ पर एक हो गया, तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे बताऊं, अगर तुम्हारे पास एक टॉफी ज्यादा है, मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है, हमें क्या सिखाया जाता है मॉरल वैल्यूज में कि अगर हमारे पास कोई चीज एक्सेस में है और किसी के पास वो चीज नहीं है, तो हमें वो चीज दूसरे को दे देनी चाहिए। इससे हमारा भी कोई घाटा नहीं है, पर सामने वाले की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाती है। इसे कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग।
जैसे जॉय ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है, वैसे जॉय ऑफ गिविंग। इसी तरह से अगर किसी एटम के पास अगर कोई ज्यादा रईस है, अमीर है, रिच है, अगर किसी के पास एक एक्सेस है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, जिसे जिसके पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दूसरे को देने लायक है, वो जो चीज है वो इसकी हो जाती है क्या, वैलेंसी। लेकिन सिर्फ देने वाले के लिए नहीं होती, वो लेने वाले के लिए भी होती है। सपोज उसने क्लोरीन को दिया, सोडियम है, उसने दिया क्लोरीन को, तो सोडियम के पास तो एक्सेस थी, उसका था 281, एक ज्यादा था। अब क्यों ज्यादा था तुम्हें कैसे पता कि वो क्या क्राइटेरिया बनाया है हमने ज्यादा होने का या कम होने का, वो बता देता हूँ। दो रूल्स हैं जो ये बताते हैं, एक है ड्यूप्लेट रूल जो कहता है सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए कि आपका ड्यूप्लेट यानी दो इलेक्ट्रॉन्स आपके फुलफिल होने चाहिए जो कि आपके हीलियम में होते हैं और हाइड्रोजन को भी पूरा करने होते हैं, उसके बाद एक है। और एक होता है ऑक्टेट रूल जो इन दोनों के अलावा बाकी लोग फॉलो करते हैं। हर एक जना अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है। अगर मैं हूं तो मैं भी अपनी जिंदगी में चाहता हूं कि मैं स्टेबिलिटी आए मेरी जिंदगी में भी, मेरे को भागदौड़ ना करनी पड़े। आप लोगों को आपके पेरेंट्स हैं, एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, नोबडी वांट्स टू स्ट्रगल, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से आती है, इसके अंदर स्टेबिलिटी तभी आती है जब ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में अगर इनके लास्ट या आउटर मोस्ट शेल में, या मैं कहूँ कि अगर इनके जो चलो यही कह लो क्योंकि के एल कहना तो गलत रहेगा, अगर इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबल कौन होता है, वो होती है नोबल गैसेस, ठीक है। वो कौन होती है, नोबल गैसेस। कौन होती है, नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ठीक है। ये होती है नोबल गैसेस। इनके सब जने, सब जो लोग होते हैं वो यही कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये बहुत स्टेबल होती है। इसके बारे में हम बाकी की चर्चा पीरियोडिक टेबल में करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि हर एक जना इतनी स्टेबिलिटी चाहता है। अगर उससे उसके पास ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव में उसकी वैलेंसी है, अगर उसके पास उससे कम है तो उसकी नेगेटिव में है। जैसे जैसे सोडियम है, सोडियम के पास उस 8 से एक ज़्यादा है तो उसकी वैलेंसी होगी +1, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सिर्फ एक है, एक वैलेंस, एक खाली है, एक एक्स्ट्रा है। वहीं क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन में है 287, इसमें भी 8 हैं ये, और अगले वाले, अब ये मत कहना 7 खाली हैं, 7 खाली नहीं है। अगर कोई ग्लास मतलब क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्लास इतना बड़ा है और इसमें पानी की कैपेसिटी इतनी आ सकती है, और अगर पानी यहाँ तक भरा है, तो जनरली हमें अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं कर रहा, जनरली कोई बच्चा होगा तो वो क्या बोलेगा, ये ग्लास इतना भरा हुआ है, ये नहीं बोलेगा कि इतना खाली है, ये ग्लास इतना खाली है, वो बोलेगा इतना ग्लास भरा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या देखते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव साइड देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट। तो इसमें एक की गुंजाइश है, ये मत कहना 7 एक्स्ट्रा है। हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव साइड के एक खाली है। अगर तुम 7 को हटाओ, इससे अच्छा ये नहीं है एक उसे दे दो। तुम उसको पूरा करने के लिए 7 लोगों को एक कमरे से अगर तुम्हारे को पूरा करना हो, तो तुम किसी जगह को तुम्हें फुलफिल करना हो तो तुम एक को दे दो, वहां पर एक जना डालोगे तो वो आसान रहेगा कि 7 लोगों को निकालोगे वो ज्यादा आसान रहेगा। ऑब्वियसली एक जने को डाल के जगह फिल जो है फिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक की जगह है, तो यहाँ भी बैलेंसी कितनी है, 1 है, पर कैसी है, माइनस की 1 है, क्योंकि यहाँ उसे चाहिए एक, -1, माइनस का मतलब है यहाँ केमिस्ट्री के अंदर कि चाहिए, रिक्वायरमेंट है, और +1 का मतलब है उस पर एक एक्सेस है, ठीक है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1,
और यहाँ कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ एक वैलेंस है, एक खाली है, पर यहाँ 7 अधूरे पड़े हैं वो, क्योंकि उनका साथी उन्हें मिल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देख लो एक बार, सोडियम है, सोडियम के अंदर एक वैलेंसी है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी एक है। लेकिन अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर वैलेंसी -1 है, लेकिन उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 के 7 है, क्योंकि अगर एक भी ज्यादा या कम है तो वो अकेला ही है। ठीक है, एक भी अकेला और 7 भी अकेले। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन बताऊं वैलेंसी की, तो मैं ये कहूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज और गेन इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जैसे सोडियम है, तो सोडियम हैज an excess of 1 electron, hence it can lose only 1 electron to attain a noble gas stable electronic configuration. That is why sodium has a valency of +1 and it has 1 valence electrons. On the other hand, chlorine has a valency of -1 and it has 7 valence electrons. It needs to gain 1 electron, that is why it has a valency of -1. I hope that it is making any sense and the things are clear and not as difficult as they were appearing to be before this lecture. I think I can assume this. ठीक है, आगे बात करें। अब बात करते हैं आयन की। ये था हमारा सोडियम 281 था। मैंने कहा इतना बड़े भाषण में कि ये जो होता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सॉरी, ये बना देगा 28 KLM शेल से K और L शेल रह जाएंगे। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन से नियोन की कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएगा। पर ये हुआ क्या, मैंने क्या बोला, अगर कोई लूज करता है तो इसके पर क्या आता है, इसके पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोडियम लूज करेगा तो ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयन। On the other hand, chlorine 287 will gain 1 electron because it has a capacity to gain electron. It is in dire need of an electron, so it will gain electron and it will form chlorine negative, because this negative sign is showing that it has an excess of electron by gaining. It had the deficiency of an electron, henceforth it added 1 electron, it gained 1 electron, and it has become chlorine negative, means it has become a surplus of electron 288, and this is also an ion. But if we call both of them as ions, then how will we distinguish them? That's the main point. So let us understand. अगर हम लोग इन दोनों को आयन कहेंगे तो हम इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। ये जो पॉजिटिव वाला है, ये सपोज करो बिल्ली की आंखें हैं, ये एक है कैट, कैट की आंखें पॉजिटिव हैं, तो ये क्या है, ये होता है कैटायन। और जो नेगेटिव है वो एक कौन है, चींटी। कौन है, चींटी। चींटी को क्या कहते हैं, एंट। कौन है, एन आयन। ठीक है, वो है केटायन और वो है एनायन। ठीक है, बिल्ली की आंख पॉजिटिव रहती हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो पॉजिटिव वाला होगा इसे हम कहेंगे केटायन और जो नेगेटिव वाला होगा इसे हम कहेंगे एनायन। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब जरूरी है कि एक ही लूज करें, नहीं जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, ये एक से ज्यादा भी लूज कर सकते हैं। कैसे लूज कर सकते हैं, सोडियम था पर मैग्नीशियम है, ये होता है 282। अगर इसने लूज करे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्योंकि इसके बाद 2 ज्यादा हैं
तो ये 2 लूज कर सकता है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव। ये क्या है, ये एक डाइवेलेंट आयन है। क्या है, डाइवेलेंट आयन है, ये डाइवेलेंट कटायन है ये। सिमिलरली ऑक्सीजन है, वो होता है 286, ये 2 गेन करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये O2 नेगेटिव बनाता है, ये है डाइवेलेंट एनायन। ठीक है, सिमिलरली फास्फोरस है, ये P3 नेगेटिव बनाता है। और अगर मैं केटायन में बात करूं तो एल्यूमिनियम है, जो कि Al3 पॉजिटिव बनाता है। समझ में आ रही है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो केटायन कैन बी मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट। Similarly, anion can be monovalent, divalent, trivalent, tetravalent. ओके, इस तरीके से आपकी आयन की कहानी खत्म हो जाती है। अब अगली चीज पर आ जाते हैं। अच्छा, तो अगली चीज ये है, एक मतलब एक आप कन्वेंशन मान लो, जनरली, रिमेंबर मैं जनरली कह रहा हूं, अगर कोई कीटायन बना रहा है तो वो मेटल होगा, और अगर वो एनायन बना रहा है तो वो नॉन मेटल होगा। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाले केटायन ही बनाएंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनायन ही बनाएंगे। रिमेंबर, आई एम सेइंग जनरली, प्लीज डोंट टेक इट एज अ कन्वेंशन दैट इट इज ट्रू ऑलवेज। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। मेरा कॉलर मत पकड़ना और फिर बोलना कि मैंने तो ये बताया था कि हमेशा ऐसा ही होगा। आई एम सेइंग जनरली, प्लीज, जनरली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आपके मोनोवेलेंट केटायंस और एनायंस के बारे में हो गए, लेकिन उसके बाद आपकी वैलेंसी के बारे में हो गया। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास HCl है। HCl जो होता है, मैं आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इतनी हाई फाई मैंने बता दिया है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, डरो मत। ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके अंदर ना H पे पॉजिटिव पूरा होता है, ना Cl पे नेगेटिव पूरा होता है। इतनी बात याद रखना कि H भी इसमें सिंगल पॉजिटिव है और Cl भी सिंगल नेगेटिव है इसके अंदर, जो कि कंबाइन करके बना रहे हैं HCl। ठीक है, सिमिलरली अमोनिया है, अमोनिया है इस तरीके से। तो ये अमोनिया के अंदर क्या है, नाइट्रोजन पर है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन पर है। अच्छा, अब इससे एक चीज तो मैंने क्या बोली कि जो पहली चीज बताई थी मैंने आपको कि ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एक पर ज्यादा है एक पर कम है, तो वो उसे दे देता है, वो उससे ले लेता है, तुम भी खुश मैं भी खुश। ठीक है, इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं इन एलिमेंट्स में, जैसे मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, ये बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। ये समझ लो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटने पर भी नहीं छूटेगा, छुड़ाते रह जाओगे। लेकिन जो ये वाले होते हैं, यहाँ क्या होता है, भाई मेरे पर भी कम है एक एक टॉफी, तेरे पे भी कम है एक टॉफी, क्यों ना एक काम करें, आधी आधी बांट लें, तू भी खुश या मैं भी खुश। या फिर एक काम करें, तेरी वाली टॉफी मैं ले लेता हूँ। तो जैसे कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहनना, कोई बच्चा जूते पहनना भूल जाता है क्लास में, तो क्या करता है, सीनियर अपने किसी दूसरे फ्रेंड से ले आते हैं कि भाई चौथा कहता है फोर्थ पीरियड मेरा है पीटी का, मुझे शूज दे दे, फिफ्थ पीरियड में तू मेरे शूज ले लियो। तो क्या होता है, तुमने भी उसकी चीज यूज कर ली, उसने भी तुम्हारी चीज यूज कर ली, वो भी खुश तुम भी खुश, तुम्हारे पास भी कमी थी उसके पास भी कमी थी। पहले वाले केस में क्या था, एक के पास ज्यादा था एक के पास कम था, इसमें दोनों के पास ही कमी है, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। भाई तेरे पास भी कमी है, भाई मेरे पास भी कमी है। जैसे आपका क्लोरीन है, 7 मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे,
सपोज करो 7वां वाला यहाँ है और 6 मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऐसे सपोज करो ये वाला क्लोरीन वाला है, यहाँ मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके पास 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 इसके पास हो गए और 6 इसके पास हो गए। अब क्या करते हैं, भाई मेरे पास तो 7 है, मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है। हाँ भाई मेरे पास भी 7 है, मेरा भी क्या नहीं है पूरा। एक काम करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसका ले लेता है उधारी पे और ये इसका ले लेता है उधारी पे। भाई तू भी खुश मैं भी खुश। भाई तेरे पूरे हो गए, हाँ भाई मेरे भी पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई तेरे पूरे हो गए, हाँ भाई मेरे भी पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई तू भी खुश, भाई मैं भी खुश, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। और इस तरीके का बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। ओके, अब बात आती है, एक और झंझट पड़ गया। अब वो क्या झंझट पड़ गया, वो झंझट ये पड़ गया कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मैग्नीशियम था, उसने तो 2 लूज करे और 2 प्लस बनाया, ये फिक्स्ड है कि वो मैग्नीशियम 2 प्लस ही बनाएगा, फिक्स्ड है उसका, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। वो बेचारा इसी में सेटिस्फाइड है। सोडियम है, वो बेचारा एक में सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन है, वो 2 नेगेटिव में सेटिस्फाइड है। लेकिन एक कमबख्त आ गया जिसका नाम था आयरन। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कराऊंगा मैं आपको। एक मिनट रुको, एक स्लाइड आगे आ गए हैं हम। एक मिनट रुकना है ना, मैंने वो वाला पेज ऐड किया तो है। हाँ, देखो ये वाला पेज है। अब कुछ इस तरीके से आ गए हैं कमबख्त लोग, जो कि क्या करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते एक ही चीज में। आयरन क्या करता है, आयरन के अंदर ये जो होते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या याद करोगे, अब ये डी ब्लॉक क्या चीज है, बस याद कर लो, ये डी ब्लॉक होता है एक, उसके एलिमेंट्स है ये। उसके ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, अब आप अंग्रेजी तो पढ़े ही हुए हो, अंग्रेजी स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है। वेरिएबल का मतलब तो पता होगा, भिन्न, डिफरेंट, चेंजिंग, इतना ऐसा होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, आयरन जो है वो +2 और +3 दोनों दिखा सकता है। आयरन आपको +2 में भी दिखेगा और आयरन आपको +3 में भी दिखता है। ये दोनों दिखा देता है। इन भाई साहब को ना जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये +2 भी दिखा देते हैं, +3 भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये अपने लास्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल और अपने सेकेंड लास्ट शेल, आपका पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, इनसे भी लूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इस तरीके से वैलेंसी दिखा देते हैं। और जो कम वाला होता है उसे हम कहते हैं अस, और जो ज्यादा वाला होता है उसे हम कहते हैं एक। 2 वाले को कहते हैं अस, 3 वाले को एक। यहाँ देखो, कॉपर में 1 वाले को अस, 2 वाले को एक। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टैनस, स्टैनिक। ठीक है, कम वाले को अस, ज्यादा वाले को एक। पर ये कन्वेंशन मत करना कि 2 और 3 होते हैं, 1 और 2 भी हो गए कॉपर में। मर्क्यूरी में 1 और 2 होते हैं, लेड में 2 4 होते हैं, टिन में भी 2 4 होते हैं। ज्यादातर आपको टिन जो होता है वो +4 में देखने को मिलता है और लेड भी। ठीक है, और ये उनके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले किस तरह से याद करने हैं उसका मैं आपको भी बताऊंगा, डो नॉट वरी। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया आपको। वेरिएबल वैलेंसी का रीजन भी बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट की जगह अगर सेकेंड लास्ट से भी लूज होना शुरू हो जाए तो आपकी इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी दिखती है। ठीक है, अब आगे बात आती है आपकी फॉर्मूले की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग फॉर्मूला। जैसे सपोज करो, एक मिनट रुकना, हाँ, तो जैसे सपोज करो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 इस तरीके से लिखा जाता है। आपका जो है, सिंपल से शुरू कर लेते हैं। सिंपल में आपका ले लेते हैं सोडियम सल्फेट।
Na2SO4 इस तरीके से लिखा जाता है इसे। अब लिखने का तरीका क्या है, इससे मेरे को पढ़ने में आता है कि इससे मेरे को क्या-क्या पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो देखो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ऐड किया हुआ है, हमें क्या पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूल यानी क्या कहते हैं H2SO4, ये तो क्या है कंपाउंड है, लेकिन आपका मॉलिक्यूल है, सपोज करो N2 है या H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो हमें क्या पता चलता है मॉलिक्यूल, हमें पता चल गया H2O का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है, जैसे हाइड्रोजन और इसका जो होता है वो 18U होता है, ठीक है? तो ये हमें पता चलता है। सेकंड चीज़ क्या बता रहा है, रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। हाँ, सही बात है। हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम्स है, पता चल तो रहा है इससे हमें, सही बात है। थर्ड चीज़ जो हमें पता चल रही है वो है रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हाँ, मेरे को मास पता चल रहा है, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है और हमारे 2 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितना यूज़ हुआ है 2U। ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, तो ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए हैं 16, एक ही यूज़ हुआ है, तो इसका कितना हो गया 16U। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 16 + 2 18U, और 18 ही तो लिखा था मैंने यहाँ। तो इससे हमारे को जो है रेशियो भी पता चलता है मासेस का, और साथ ही साथ हमारे को एटम्स भी पता चलते हैं और हमारे को मॉलिक्यूलर मास भी पता चलता है। जैसे सपोज करो CO2 का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि CO2 की बात करूँ मैं, तो CO2 के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है ना CO2 का, इसके अंदर एक कार्बन है ये मेरे को पता चला इसी को देख के, और 2 ऑक्सीजन है ये मेरे को पता चल गया इसी फॉर्मूले को देख के। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो 44 होता है। 44 किस तरह से होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कार्बन एक है तो कार्बन का 12 हो गया, 12 into 1 हो गया दैट इज 12। ऑक्सीजन के 2 है तो 16 into 2 दैट इज 32। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44U आ जाएगा। तो कितना हो गया 44U हो गया। इससे हमारे को ये भी कंक्लूड हो गया। तो ये होती है सिग्निफिकेंस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। अब इसे लिखते कैसे हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का निकाल सकते हैं, उस बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। और यही हमारा आखिरी टॉपिक है आज के लिए। कल हम लोग या अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तब हम उसमें करेंगे क्या, उसमें हम लोग करेंगे अपने केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है? तो सपोज करो जैसे एक एक टॉपिक और रह गया है, 1 मिनट रुको। रेडिकल्स के बारे में रह गया है। रेडिकल के बारे में मैं बता देता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल है कोई भी कंपाउंड का, वो जो है जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लो, ये इंडिविजुअल पार्ट से बना हुआ है, के और Cl। ये क्या होते हैं, दोनों उसके रेडिकल्स हैं। और रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? न्यूट्रल होते हैं और ये एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह बात कर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये है तो एक रेडिकल है, Cl है ये एक रेडिकल है। अब ये जो बन गए, ये क्या बन गए, ये आयंस बन गए। अगर मैं इंडिविजुअल इनकी बात करूँ जैसे K डॉट Cl डॉट, तो ये क्या है, ये रेडिकल्स है। इंडिविजुअल यूनिट की तरह जो बिहेव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, रेडिकल्स होते हैं। ये एक एटम भी हो सकता है, ये एक एटम का ग्रुप भी हो सकता है। जैसे Na2SO4 है तो इसमें क्या क्या है, सोडियम है और SO4 है, ठीक है? तो ये क्या है, रेडिकल्स है, सल्फेट रेडिकल है ये। अब इसमें आप S को O को अलग अलग नहीं गिनोगे, ये पूरा सल्फेट का एक रेडिकल है, ठीक है? अब अगर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये मोनो रेडिकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपाउंड रेडिकल हो जाएगा, ठीक है? और ये किस तरीके से है, ये एक आपका सोडियम का जो होता है वो प्लस होता है और सल्फेट का आपका 2 नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है कि किस तरीके से ये इंडिविजुअल रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अगर जो होता है एक रेडिकल कोई बेस प्रोवाइड करता है तो उसे हम बेसिक रेडिकल कह देते हैं। जैसे सपोज करो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे। तो इसमें Na+ और H3O3 नेगेटिव है, ये एक बेसिक रेडिकल है क्योंकि ये बेस ने प्रोवाइड किया। और जो एसिड प्रोवाइड कर दे वो आपका एसिड रेडिकल है, ठीक है? जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, HCl है और तो आपका क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये आपका एसिड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक एसिड रेडिकल हो गया, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है रेडिकल्स की टेबल की, वो चीज़ देख लेते हैं हम उसके बाद। देखो ये हैं आपके रेडिकल्स। रेडिकल्स में जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो देख लो। जैसे अमोनियम है तो अमोनियम का कैसा है, पॉलीएटॉमिक पॉली रेडिकल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर N भी है और H भी है। औरस है, गोल्ड है तो Au प्लस।
गोल्ड मैंने आपको बताया था, गोल्ड 2 में एग्जिस्ट करता है, Au प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, और आपका गोल्ड जो है वो +3 में भी एग्जिस्ट करता है। क्यूप्रस और Cu प्लस और Cu2 प्लस। हाइड्रोजन आपका एक ही में एग्जिस्ट करता है, लिथियम एक ही में करता है, सोडियम एक ही में करता है, पोटेशियम एक ही में करता है, मर्क्यूरी में Hg प्लस, और कौन सा है Hg2 प्लस। ये क्या दिखा रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी। सिल्वर जो हो गया आपका Ag2 प्लस हो गया, सिल्वर 2, और आपका सिल्वर क्या हो गया, सिंगल में भी हो गया। बेरियम 2 में ही होता है, कैल्शियम 2 में ही होता है, आयरन +2 में हो गया, +3 में भी आयरन आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम 2 में ही होता है, मैंगनीज जो होता है वो 2 में भी होता है, और मैंगनीज जो होता है वो 4 में भी आ जाता है। ठीक है, निकल 2 में, निकल 4 में भी आ जाता है, लेड 2 में, लेड 4 में भी आ जाता है, प्लैटिनम 2 में, प्लैटिनम 4 में भी आ जाता है, टिन 2 में, टिन 4 में भी आ जाता है, जिंक 2 में। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 में रहता है, बिस्मथ 3 में रहता है, क्रोमियम 3 में रहता है, आर्सेनिक में AS3 पॉजिटिव है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बनाने में काम आएगी अगली वाली बात। नेक्स्ट देखो, ये है हमारे जो नेगेटिव वाले हैं, इनका देख लो। अगर मोनोवैलेंट देखें अगर हम, तो उसमें देखो एसिटेट ये होता है, ये आपको मैं नहीं बता सकता, ये आपको याद करने हैं बाय हार्ट, तभी आप फॉर्मूला बना पाओगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट में बता रहा था, देखो ये होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है, बाइसल्फेट ये होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है, ब्रोमाइड क्लोराइड ये होते हैं, परमैंगनेट ये होता है, क्लोराइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, साइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, मेटल एल्यूमिनेट। अगर आपको याद करने हैं ना, तो आप यहाँ तक तो याद कर ही लो, 14 तक तो नीचे के छोड़ देना अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो। और इसके अंदर आप ये वाले यहाँ तक कर लो, 7 तक। अगर बाकी के याद नहीं हो रहे हैं तो अभी छोड़ देना, 7 तक की तो याद कर ही लो। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है ना, नाइट्राइड कर लो, एल्यूमिनेट कर लो, फॉस्फाइड कर लो, और फॉस्फेट कर लो। यहाँ पर आप क्या कहते हैं, फेरोसाइनाइड कर लो। इतना तो कर ही लो। बाकी अगर मैं टेस्ट दूंगा तो टेस्ट में तो मैं सारे ही दूंगा, एग्जाम में सारे ही आएंगे। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आप इतने कर लो, 14 और 7 21, 21 और 4 25, और एक 26, 26 है। इसमें से आप 26 कर लो ये वाले। बाकी के अभी मत करो, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, 10-10 याद करोगे रोज तो हो जाएंगे, और रिवाइज कर लेना वीकेंड पे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो की है वो प्रैक्टिस ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको याद होना चाहिए, अगर मैं नींद में भी पूछूँ ना आपसे कि आपका डाइक्रोमेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। क्रोमेट पूछूं, CrO4 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, जो है फॉस्फेट पूछो तो PO4 3 नेगेटिव होता है। ये आपको नींद में पता होना चाहिए। समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूले किस तरह से लिखते हैं उसकी। या एक काम करें, लेक्चर तो हमारा 1 घंटे का हो चुका है, इसे अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप अगली क्लास तक एक काम करना, अगली क्लास तक आप ना इस सबको याद करके आ जाना, ताकि हम अगली क्लास में ये कर लेंगे, केमिकल इक्वेशंस कर लेंगे, और अगली क्लास में उसके आगे का भी कंटिन्यू कर लेंगे। साथ में अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। मैं इस क्लास को ना एक्सटेंड करना नहीं चाह रहा, तुम लोग भी पक गए होगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। और फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास ग्रुप्स में, अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। आप लगेगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।